अब हमने एक बात की थी कि ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए और कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स के लिए, लीज रिसीवेबल्स के लिए हम सिंप्लीफाइड अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। उनके केस में हमें 12 महीने का एक्सपेक्टेड लॉस ना जानने की बजाय हम डायरेक्टली लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ही जानेंगे। तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक प्रोविजनल मैट्रिक्स यूज़ करने को बोलता है कि आप एजिंग ऑफ रिसीवेबल्स को यूज़ करके भी पता लगा सकते हैं कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट है। इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं एक एंटिटी है, वो छोटे छोटे क्लाइंट्स में डील करती हैं और उन्होंने अभी 60,000 रुपये लोगों से लेने हैं। उनका जो रिसीवेबल्स का बैलेंस है वो 60,000 रुपये है। जो प्रोविजन मैट्रिक्स को ध्यान से देखते हैं तो उनको पता लगता है कि एजिंग ऑफ रिसीवेबल्स के हिसाब से इस 60,000 रुपये में से 30,000 अभी करंट का मौजूद है कि अभी हमने ये रिसीवेबल्स रिकॉर्ड किए थे, 30,000 रुपये अभी टाइम लिमिट में है कि ये पैसा करंट में आ जाएगा। इसमें से 1 से 30 दिन में जो ओवरड्यू है वो 15,000 रुपये है, जो 31 से 60 दिन में ओवरड्यू है, जो 31 डेज से 60 डेज में ओवरड्यू है वो है 8,000, 61 डेज से 90 डेज में ओवरड्यू है वो है 5,000, और जो 90 डेज से ज़्यादा के पीरियड में अभी ओवरड्यू हो गया है वो है 2,000 रुपये। टोटल मेरा 60,000 इस तरीके से डिवाइडेड है कि कितना पैसा कितने दिन से ओवरड्यू चल रहा है। तो अब हम एक एक्सपेक्टेड डिफ़ॉल्ट रेट यूज़ करते हैं, लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कितना हो सकता है। तो हमें लगता है कि जो करंट का हमारा जो रिसीवेबल है उसमें 0.30% का अंदेशा है कि 0.30% नहीं आएगा। 0.30% नहीं आएगा तो 30,000 में से, तो जो करंट का रिसीवेबल्स है 30,000 का, उसमें हमें लगता है कि डिफ़ॉल्ट रेट 0.30% है। तो हमें लगता है कि 90 रुपये इसमें से नहीं आने वाले हैं। जो 1 to 30 डेज ओवरड्यू है 15,000 का अमाउंट, वो 1.60% से डिफ़ॉल्ट हो सकता है, मतलब 240 रुपये उसमें आने की उम्मीद नहीं है। जो 8,000 का अमाउंट है उसमें 288 नहीं आने की उम्मीद है, 5,000 में 330 नहीं आने की उम्मीद है, और जो लास्ट का 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू है उसमें डिफ़ॉल्ट रेट बहुत ज़्यादा है, 10.60% का अंदेशा है कि उतना पैसा नहीं आएगा। तो 212 रुपये लास्ट के 2,000 में से नहीं आएंगे। टोटल हमें उम्मीद है कि 60,000 के लोन में 1,160 रुपये आने की उम्मीद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस एसेट को इम्पेयर करेंगे, 1,160 का हम एक्सपेंस चार्ज करेंगे पीएनएल में और लॉस अलाउंस क्रिएट करेंगे। अगले साल दोबारा इसे देखते हैं, इसमें अगर बदलाव आता है एक्सपेक्टेड डिफ़ॉल्ट रेट्स में, अगर आप देखोगे तो 0.30% से एक्सपेक्टेड डिफ़ॉल्ट रेट करंट का चेंज हो गया है, 0.50% हो गया है। जो 30 दिन तक का डिफ़ॉल्ट रेट था वो भी बढ़ गया है, 1.80 हो गया है 1.60 से। और डिफ़ॉल्ट रेट्स में अगर बदलाव आता है और अब हमारी जो पेमेंट है वो भी बढ़ गई है, 60,000 से 68,000 का हमारा रिसीवेबल है। इसके ऊपर हम डिफ़ॉल्ट रेट्स को यूज़ करके, प्रोविजन मैट्रिक्स का यूज़ करके जो एक्सपेक्टेड लॉस अलाउंस है जो अब क्रिएट करेंगे, जो एक्सपेक्टेड लॉस अलाउंस है जो हम अब क्रिएट करेंगे वो है 1648। पहले हमने लॉस अलाउंस क्रिएट किया था 1160 का, अब हो गया है 1648 का लॉस अलाउंस। तो ये जो इंक्रीमेंट इन लॉस अलाउंस है ये भी पीएनएल में चार्ज करेंगे और हमारे लॉस अलाउंस को बढ़ाएंगे। तो अब जो लॉस अलाउंस एक्सपेंस में चार्ज होगा पीएनएल में 488 का होगा और लॉस अलाउंस बढ़ जाएगा 488 के अमाउंट से। अभी भी एसेट इंपेयर नहीं हुआ है, और अगर ये वाकई में इंपेयर हो जाता है तब हम रिसीवेबल्स को डायरेक्टली हिट करते हैं इस लॉस अलाउंस बैलेंस की वजह से। इस तरीके से सिंप्लीफाइड अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोविजन मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स और लीज रिसीवेबल्स के लिए हम डायरेक्टली जान सकते हैं लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। उनके लिए 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लागू नहीं होता है क्योंकि हम सिंप्लीफाइड अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ईसीएल मॉडल एप्लीकेबल होगा, जो कि आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है किसी भी एंटिटी के लिए जो फाइनेंशियल एसेट्स में डील करती हैं और उनका एसेट अमोर्टाइज कॉस्ट में रिकॉर्डेड है। उन्हें इम्पेयरमेंट के पर्पज़ के लिए एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल ही अप्लाई करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है और आप इसे अपनी रियल ज़िंदगी में इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि किस तरीके से। हालांकि वैल्यूएशन हमने नहीं करना है, अकाउंटेंट वैल्यूएशन नहीं करता है। वैल्यूएशन करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की मदद लेनी होगी कि ईसीएल मॉडल किस तरीके से अप्लाई होगा और क्या कैलकुलेशन होगी, कितना लॉस अलाउंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी।